तो हमने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर अच्छे से समझ लिया, इसके सभी टॉपिक्स को हमने समझ लिया है और अब हम तैयार हैं इसके जो प्रश्न चैप्टर के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको करने के लिए। तो अभ्यास प्रश्न अगर हम सफलतापूर्वक अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमने जो पिछले वीडियोज़ हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जिसमें समझाया गया है उनको हम ध्यानपूर्वक देखें और छोटी छोटी बातों को भी समझें और याद रखें। ठीक है, उसके लिए अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, जो इसमें कंटेंट हमने दे रखा है उसको अगर आप साथ में कॉपी में नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि लिख लिख के हम कोई वस्तु को याद करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाती है और याद रहती है। तो इन अभ्यास प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक फॉर्मूला जो हमने इसमें पढ़ा था, जो कि हमें बार बार काम आने वाला है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, तो उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर में ये अभ्यास प्रश्न दे रखे होते हैं ये सिंबॉलिक होते हैं, है ना। परीक्षा के अंदर इनके अलावा कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है। तो ये मात्र हमें बताते हैं कि इस तरह के सवाल बनते हैं, बन सकते हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में और परीक्षा में आ सकते हैं। तो हमको ये भी समझ लेना है, इनको रटना नहीं है कि भाई फला प्रश्न का उत्तर ये ऐसे ऐसे आता था तो रट लिया। रटना नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर अगर हो जाता है तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझें और बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा, इसलिए घबराने की भी बात नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, क्या होता है, किन किन के बीच में होता है, किस किस तरह से काम करता है, इन सवालों को दिमाग में पैदा करो और फिर उनके उत्तर खोजोगे तो ये पूरा चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगेगा और फिर सवाल करना आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला की, कौन सा फॉर्मूला जो हमने इसमें पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, तो उसके अंदर था कि दो वस्तुएं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो वस्तुएं हैं या सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो हम दो वस्तुओं का एग्जांपल ले लेते हैं कि दो वस्तुएं जो आकर्षित कर रही है, एक का मान है एक का द्रव्यमान है m1, दूसरी का m2। सुविधा के लिए हम मान सकते हैं कि कैपिटल M स्मॉल m कुछ भी ले सकते हैं। समझ में ये आना चाहिए कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की बात की जा रही है, एक का m1 एक का m2 ले लिया। और उनके मध्य दूरी मतलब दोनों के केंद्रों से, उनका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से और दूसरा का सेंटर पॉइंट है, दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उन दोनों के बीच की दूरी, जिसको हम r से व्यक्त कर रहे हैं, ये हमारे काम आती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो आइजैक न्यूटन ने ज्ञात करके हमें बताया था, हमें तो सिर्फ याद ही करना है, उसका मान है Gf बराबर G कैपिटल का साइन एक लगता है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जिसका मान नियत रहता है, फिक्स होता है, जो हम याद कर लेते हैं, याद कर लेना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर सवालों में इसका मान दिया हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो हमें याद होगा तो आसानी रहेगी। तो G क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है G, ठीक है, जिसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक भी बोलते हैं। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये हमें बार बार काम आएगा, इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे और हर बार जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो पूरे सूत्र को हम लिखेंगे। हर सवाल को करते समय सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है, तो रफ में भी अगर हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, तब भी पूरे सूत्र को लिखेंगे। देखने में सूत्र भारी भरकम सा बड़ा सा लगता है ना, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अरे बाबा ये सूत्र है क्या, लेकिन अगर हम लिखते जाएंगे, हर सवाल को करते समय सूत्र को लिखेंगे, तो एट द एंड हमको पता लगेगा कि ये तो हमको याद भी हो गया, बहुत आसानी से याद हो गया। किसी और को भी समझाना हो तो हम आसानी से समझा सकेंगे। तो इसके पीछे राज क्या है, जब हमने बार बार इस सूत्र को लिखा है तो फिर वो सूत्र हमें याद हो गया। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि अगर आप फॉलो कर लेंगे, इनको मान लेंगे, तो ये हमें मदद करेंगे विज्ञान को समझने में और किसी भी समझ को आसान बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है,
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो सवाल देखने में तो थ्योरेटिकल लगता है कि इसका सवाल कोई एक पैराग्राफ होगा तो उसका उत्तर दे देंगे, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल नहीं है। इस सवाल को भी हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे और सिद्ध करेंगे कि किस तरह से अगर दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को हम किस में व्यक्त कर रहे हैं, आर में व्यक्त कर रहे हैं, तो दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, इसको हम हल करेंगे सूत्र में। वही सूत्र जो कि अभी हमने याद किया था। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जिनके बीच की दूरी r है। इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, इसकी दूरी को आधा करना है। ठीक है, तो यानी कि r को क्या करना है, r/2 करना है। ठीक है, तो दोनों r एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको r को जरा सा डैश कर दिया कि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे r'/2। तो ये मान जो r का मान है उसकी जगह अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, r'2 का इस्तेमाल करेंगे। तो r की जगह हमने r'2 लिख दिया, फॉर्मूले को वापस लिखा, और r की जगह हमने क्या लिख दिया, r'2 का होल स्क्वायर। तो बाकी वैल्यूज़ तो हमको देनी रखी है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसी को हल करेंगे कि r स्क्वायर हो गया और दो का भी स्क्वायर है तो ये हो गया 4। ठीक है, अब इस 4 को ऊपर आ जाएगा, ये हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 4 से हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, G m1 m2 r स्क्वायर क्या आ गया, ये का ये आ गया, यानी कि ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 तो है ही अपनी जगह पर, और इसकी जगह आ गया F, यानी कि जो F डैश होगा, F डैश से क्या मतलब है कि तब गुरुत्वाकर्षण बल जब दूरी को आधा कर दिया गया था, तो उस समय हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, F डैश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F डैश बराबर 4F। तो 4F का क्या मतलब है, जब दूरी को आधा नहीं किया था तब जितना बल था, और दूरी को जब आधा कर दिया तो उस समय जो बल होगा वो पहले वाले बल का 4 गुना होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका परिमाण, उसका आंकिक मान 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल जो सवाल था वो एक्चुअली थ्योरेटिकल ना होके आंकिक सवाल हो गया, और सूत्र की सहायता से हमने सिद्ध भी कर दिया कि किस तरह से दूरी को आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण का मान 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसानी से हो गया। अगला सवाल है, यदि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो गिरने की बात कर रहे हैं। गिरने वाली बात हमने कब पढ़ी थी, मुक्त पतन के समय पढ़ी थी कि जो वस्तुएं गिर रही है नीचे की ओर, तभी उनको बोलते हैं मुक्त पतन। क्यों शब्द इस्तेमाल किया था, क्योंकि द्रव्यमान के समानुपाती गुरुत्वीय बल जो होता है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन भारी वस्तु और हल्की वस्तु तेजी से नीचे नहीं गिर पाती। क्यों नहीं गिर पाती, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जो दोनों वस्तुएं या गिरने वाली सभी वस्तुओं के ऊपर कार्य करता है, तो वो किस पे निर्भर नहीं करता, वो न तो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न वह किस धातु की बनी हुई होती है इस पर निर्भर करता है, न इस पर निर्भर करता है वो किस माध्यम में गिर रही है इस पे भी निर्भर नहीं करता। वो सिर्फ निर्भर करता है कि वस्तु नीचे गिर रही है तो सबके ऊपर एक समान त्वरण कार्य करता है। तो इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे नहीं गिरती है। तो देखो इसका उत्तर हम लिख लेंगे, गिरने वाली सभी वस्तुओं पर लगने वाला त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो कि उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण बल है वो जरूर द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये त्वरण निर्भर नहीं करता उनके द्रव्यमानों पर। सभी वस्तुएं समान रूप से, सभी वस्तु पर समान रूप से कार्य करता है, इसलिए भारी और हल्की दोनों वस्तुएं समान त्वरण से नीचे गिरती है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। किसके बीच में ज्ञात करना है हमको,
पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। उसके बीच में हमें गुरुत्वीय बल का यानी वही F का परिमाण हमको ज्ञात करना है, वही सूत्र हमको इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर हमको आवश्यकता है G के मान की आवश्यकता है, और किस किस की आवश्यकता है? G की आवश्यकता है, M1, M2 और R की आवश्यकता है। इनकी सबकी आवश्यकता है, तभी हम गुरुत्वीय बल का परिमाण निकाल पाएंगे। तो M1 हमें दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है। दूसरा M2 हम मान सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के बीच में पूछा है ना, तो दूसरा द्रव्यमान हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या हमको दे रखी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हमको दे रखी है क्योंकि वस्तु कहाँ रखी हुई है? पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। तो दूरी जो हो गई, तो दूरी हम हमेशा कहाँ से गिनते हैं? दोनों वस्तुओं के केंद्र बिंदु से गिनते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी और इसके ऊपर एक वस्तु रखी हुई है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, और तो इसको हम मान लेते हैं R। इसकी त्रिज्या को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के सामने नेग्लिजिबल है, नगण्य है। वो इतनी ज़्यादा त्रिज्या है पृथ्वी की कि इसको काउंट करना ही बेकार है। तो हम सिर्फ काउंट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल की जब गणना करते हैं तो उस समय सिर्फ हम पृथ्वी की त्रिज्या को ही काउंट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के आसपास की जब वस्तुओं की बात की जाती है तो उस समय दूरी को हम सिर्फ पृथ्वी की त्रिज्या को लेकर ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम ये गणना करते हैं वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या। ये तो हमको प्रश्न में दे रखा था, हमने लिख लिया। अब ये सूत्र हमने लिख लिया। हम जानते हैं G का मान, देखो प्रश्न के अंदर दे ही रखा था, तो हमें याद रखना है G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इस सभी मानों को हमने इस सूत्र में रख दिया, सूत्र के हिसाब से रख लिया और इसको हल कर लिया, तो आ गया गुरुत्वाकर्षण का मान 9.77। तो इसको हम 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हमको उत्तर मिल गया, पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसका मान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल और उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो क्या बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है? तो देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दो वस्तुएं हैं पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, जो भी दो वस्तुएं हैं उन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, बराबर होता है। जितने बल से एक वस्तु दूसरी को आकर्षित कर रही होती है उसी बल से दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु को आकर्षित करती है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी वस्तु छोटी को आकर्षित कर रही है या छोटी बड़ी को ज़्यादा आकर्षित कर रही है। यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान आता है वो मान होता है दोनों के लिए बराबर होता है, दोनों समान बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो इसी बात को हम लिख लेंगे, दोनों पृथ्वी और चंद्रमा समान गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है तो आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल एक वस्तु द्वारा दूसरी पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर समान रूप से लगता है, यानी दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान होता है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? ये सवाल थोड़ा सा हमको सोचने में अजीब सा लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति क्यों नहीं कर रही। तो क्या हो सकता है इसका जवाब? ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है दोनों में काफ़ी फर्क है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित उतने बल से आकर्षित नहीं कर पाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति इसलिए नहीं करती क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है। इस बल के कारण नगण्य त्वरण उत्पन्न होता है। कोई भारी वस्तु को आकर्षित जब करना हो तो आकर्षण बल लग रहा है लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है, इतना नगण्य होता है कि उसमें त्वरण पैदा नहीं कर पाता, इसलिए वो उसकी ओर गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अतः पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है।
अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। तो 4 स्थितियां हमको बता रखी है, जैसे पिछले सवाल में हमने समझा था उसी तरह से इसमें भी 4 स्थितियां दे रखी है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा जब एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया। ठीक है, तो उसी सूत्र को काम में लेकर हम एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करके हल करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस प्रकार बदलता है। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, दूरी को दुगुना करेंगे, तीसरी स्थिति में तिगुना करेंगे, चौथी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना करेंगे। तो चलिए चारों स्थितियां हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। पहले तो हमने थोड़ी सी व्याख्या कर दी इस सूत्र के बारे में कि दो वस्तुएं हैं m1 m2 द्रव्यमान की जो कि r दूरी पर स्थित है और उनके बीच में जो बल लग रहा है F। ठीक है, ये हमने सूत्र लिख दिया। अब पहली स्थिति है जब वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि m1 को हमने कर दिया 2m1। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आगे, ये मान हो गया किसके बराबर, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, यानी कि दूरी आधी करने पर, द्रव्यमान को 2 गुना करने पर F का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द्रव्यमान अगर डबल होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी डबल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पहले से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति है दोनों वस्तुओं के बीच दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, दूरी को डबल करना है तो r को कितना कर दिया, 2r कर दिया। 2r करके हल किया तो हमको क्या उत्तर मिल गया, F/4, यानी कि जो पहले गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसका चौथा हिस्सा ही रह जाएगा, उनके बीच में आकर्षण जो होगा कब, जब दूरी को दुगुना कर दिया। तीसरी स्थिति क्या बन रही है, यदि दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि r की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3r, 3r से 3r का वर्ग निकलेगा 9r हो जाएगा, तो ये 1/9 बाहर निकल जाएगा, इसका मान F हो जाएगा और F/9। तो जब दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है तो बल का परिमाण पहले से 9वां हिस्सा ही रह जाता है, 1/9 यानी कि उसका 9वां हिस्सा रह जाता है। ये थोड़ा सा हमको समझ में भी आता है क्योंकि ये देखिए सूत्र में क्या होता है, जो दूरी है ये गुरुत्वाकर्षण की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। और द्रव्यमान के साथ कैसा है गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध, समानुपाती है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा। तब इस तरह से हम जांच सकते हैं कि जो हम उत्तर निकाल रहे हैं वो सही तो निकल रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हमारा उत्तर सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो तो बाद में जब नंबर आते हैं तभी हमें पता चलता है। तो इस तरह से जरा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए हम समझ सकते हैं कि जब द्रव्यमान को डबल कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी डबल हो रहा है, और जब हम दूरी को आधा या दूरी को दुगुना कर रहे हैं या फिर दूरी को 3 गुना कर रहे हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अगली स्थिति है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगुने कर दिए जाएं, तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान बढ़ा दिए, 2m1 2m2 कर दिया तो ये हो गया 4, यानी कि जो बल का परिमाण है वो पहले से कैसा हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम जब हमें मिला तो प्रकृति में घटने वाली कई घटनाएं ऐसी थी जिनके जवाब हमें मिल गए, जो हमें समझ में आ गए कि ये क्यों घटित हो रही है। तो उन घटनाओं को हमको जिक्र करना है और ये हमें याद भी कर लेनी है। देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति क्यों लगा रहे हैं ये हमें समझ में आ गया। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कैसी है, क्यों है।
गुरुत्वाकर्षण के बल सौर तंत्र को एक साथ व्यवस्थित रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल संपूर्ण वायुमंडल को पृथ्वी से बांधे रखता है और समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी घटनाएं जब हम गुरुत्वाकर्षण को और भी आगे की कक्षाओं में गहराई से पढ़ेंगे तो ये सब घटनाओं को हम बहुत विस्तार से समझ पाएंगे कि ये क्यों घटित हो रही है और इसमें गुरुत्वाकर्षण किस तरह से योगदान दे रहा है। अगला सवाल है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन यानी कि जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है उसका त्वरण क्या है, तो वो कैसे गिर पा रही है? मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में गति उत्पन्न करता है। यह त्वरण किसकी वजह से है? गुरुत्वीय त्वरण की वजह से है। तो मुक्त पतन का त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी है और गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल G और पृथ्वी है, उसके बल को क्या कहेंगे? तो उसके बल को हम कहते हैं भार। किसी वस्तु, पृथ्वी व किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। संबंधी यही होता है, W बराबर क्या होता है? mg, जो कि द्रव्यमान और ये गुरुत्वीय बल है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति A अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या इसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? ध्रुवों पर G का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। G का मान कहाँ पे ज़्यादा है? ध्रुवों पर ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो जो G का मान हम लिखते हैं जब गुरुत्वाकर्षण, जब हम W निकालते हैं, वस्तु का भार निकालते हैं, तो वस्तु का भार किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय बल पे निर्भर करता है। तो वो गुरुत्वीय बल G का मान कहाँ पर ज़्यादा है? विषुवत वृत्त पर कम है और ध्रुवों पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर ध्यादा है तो W का मान भी वहाँ पे ज़्यादा आएगा, और जहाँ पे G का मान कम है तो W का मान भी कम आएगा। तो वही वस्तु को अगर ध्रुवों पर तोला जा रहा है तो वो वस्तु हमको भारी दिखाई देगी, जो तुला है उस पर भारी दिखाई देगी। फिर उसको लाके बताते हैं कि भाई विषुवत रेखा पर दूसरे मित्र को लाके देते हैं कि ये वस्तु तो 4 किलोग्राम की है, तो वो बोलेगा ये तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें गलती किसकी है? गलती किसी की भी नहीं है, वहाँ पे G का मान ही फ़र्क हो गया। जब G का मान कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जगह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कम दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे कि उसका मित्र उसके भार से संतुष्ट नहीं होगा। उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर mg, तथा G का मान पृथ्वी के गोल नहीं होने के कारण ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। अतः ध्रुवों पर G का जो भार होगा विषुवत रेखा पर वही नहीं रहेगा, बल्कि कम हो जाएगा। इसलिए वो मित्र संतुष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के हल किए। आगे के अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।